हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोपी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि इंट्रोपी का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मैं इसको एपिसोड वाइज बनाने वाला हूँ। 4 से 5 एपिसोड में ये जो कि इंट्रोपी का पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। और स्पेसिफिकली आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डायरेक्टली इंट्रोपी को नहीं समझेंगे। हम समझेंगे पहले कि इंट्रोपी आ कहाँ से रहा है, मतलब इसका जन्म कैसे हो रहा है। ठीक है, अनयूज्ड एनर्जी है, हीट है, वर्क है, ये सारा चीज़ हम समझेंगे तभी जा कर के हमको ये पता चल पाएगा कि इंट्रोपी का जन्म कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारी यूनिवर्स में ना एक बहुत ही स्पष्ट डायरेक्शन है, एक ऐसी फंडामेंटल एसिमेट्री जो हमारे पास्ट को फ्यूचर से अलग करती है। तो बहुत समय तक तो फिज़िक्स के पास इसका जवाब था ही नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इंट्रोपी की कहानी किसी बड़े कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी से नहीं शुरू होती है। इंट्रोपी की कहानी शुरू होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के उस दौर से जहाँ सिर्फ मशीनों की आवाज़ें गूंजा करती थी। दोस्तों, 19th सेंचुरी के शुरुआत में जो इंजीनियर्स थे वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सुलझाने में लगे हुए थे कि एक बेहतर स्टीम इंजन कैसे बनाया जाए। ये मशीनें कोयला जलाकर हीट लेती थी और उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती थी, जिससे ट्रेनें चलती थी, पिस्टन चलता था और फैक्ट्रियाँ चलती थी उस वक्त। दोस्तों, 1824 में फ्रांस के मिलिट्री इंजीनियर सैडी कार्नोट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा कि ये जो स्टीम इंजन होते हैं, ये जो हीट इंजन होता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी का क्या कोई एब्सोल्यूट लिमिट है? मतलब हीट इंजन का जो एफिशिएंसी हो सकता है ये मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है? दोस्तों, कार्नोट ने हीट इंजन को बहुत ही डिटेल में अच्छे से स्टडी किया और उन्हें ये पता चला कि हीट वर्क में तभी बदल पाता है जब वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करे। मतलब किसी गर्म जगह से किसी ठंडी जगह में जब हीट फ्लो करेगा तभी वो किस में कन्वर्ट हो पाता है, वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो पाता है। इसको ठीक ठीक आप ऐसे समझ लेना कि जैसे झरना होता है, झरने के पानी से हम बिजली तभी बना सकते हैं जब वो ऊंचाई से नीचे गिरे। तो ठीक इसी प्रकार हीट का भी था। देखिए, कार्नोट का रिसर्च आगे बढ़ते रहा और सैडी कार्नोट ने दुनिया को एक बहुत ही स्पष्ट चीज़ बताया कि आपका टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस हो जाए, आप कितना भी एडवांस हीट इंजन बना लो, आप कभी भी हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हीट का कुछ हिस्सा हमेशा बर्बाद होगा ही होगा। उसके बाद दोस्तों जो है कि कुछ दशकों बाद जर्मन फिजिसिस्ट रुडोल्फ क्लॉजियस ने कार्नोट का ये जो आइडिया है ना उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया। क्लॉजियस ने समझा कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम, दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्लोज्ड सिस्टम कह रहा हूँ तो आप समझ लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम का बात हो रहा है, क्योंकि उस वक्त तक लगभग क्लोज्ड सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम का परिभाषा लगभग एक जैसा था। तो क्लोज्ड सिस्टम कह रहा हूँ मतलब आप आइसोलेटेड सिस्टम समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्लॉजियस ने समझा कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वो तो कंजर्व रहता है, जिससे कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ थी जो लगातार एक ही डायरेक्शन में बदल रही थी, चेंज हो रही थी। एनर्जी ख़त्म तो नहीं हो रहा था, लेकिन एनर्जी का क्वालिटी ख़राब होते जा रहा था, वो एनर्जी कम यूजेबल होते जा रही थी। और 1865 में क्लॉजियस ने इस घटती हुई यूजेबल एनर्जी के लिए एक नया शब्द गढ़ा, एक नया शब्द बनाया। उन्होंने एक ग्रीक शब्द लिया ट्रॉप, जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके आगे एक प्रीफिक्स इन लगा करके उसको इंट्रोपी बना दिया। उसके आगे इन उनका लगाने का पर्पज़ ये था कि ये एनर्जी की तरह साउंड करे, एनर्जी, तो इसीलिए उसके आगे उन्होंने इन लगा दिया। तो यहाँ से जन्म होता है ये इंट्रोपी वर्ड का कि ये इंट्रोपी कैसे आया। और क्लॉजियस ने इस नए कॉन्सेप्ट के आधार पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की परिभाषा दी। और उन्होंने क्या कहा कि यूनिवर्स का टोटल एनर्जी तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन यूनिवर्स का जो इंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ेगा। दोस्तों, जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है ना तो ये कॉन्सेंट्रेटेड और यूजेबल फॉर्म से किस में बदल जाती है, ये डिस्पर्स हो जाती है और अनयूजेबल फॉर्म में बदल जाती है। तो याद रखना कि अगर एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है, यूजेबल है, उसका इंट्रोपी कम होगा। अगर एनर्जी डिस्पर्स हो रहा है, वो कम यूजेबल हो रहा है, तो उसका इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। इंट्रोपी की शुरुआत तो हीट डिसिपेशन के एक मैनेजमेंट के रूप में हुई, एक ऐसा पैमाना जो ये बताता है कि कितनी एनर्जी अब काम करने के लायक नहीं रही। दोस्तों, इस वीडियो में हमें ये तो पता चल गया कि इंट्रोपी का जन्म कैसे होता है, कैसे इंट्रोपी सिनेरियो में आता है, पर इंट्रोपी माइक्रो लेवल पे एक्चुअली में क्या है, एटॉमिक लेवल पे जाएंगे तो इंट्रोपी है क्या एक्चुअली। और अगले वीडियो में आप समझेंगे कि जो इंट्रोपी है, इंट्रोपी इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। अगला वीडियो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि कहानी अभी शुरू हुआ है। तो बने रहिएगा और कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।